नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ दो बड़ी खबर जो मुंबई महाराष्ट्र से आ रही हैं उनकी बात करूंगा। और पहली खबर जो है वो अमरावती से है। अमरावती में जहां से नवनीत राणा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बलवंत वानखड़े वो खड़े हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। और इन सब के बीच जो उनके पति हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है रवि राणा ने, वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर है वो है शरद पवार से जुड़ी हुई। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, 4 जून को रिजल्ट है, उससे पहले ही शरद पवार ने चिट्ठी लिख करके एकनाथ शिंदे को क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे अमरावती की। तो अमरावती की खबर ये है कि अमरावती में रवि राणा ने, जो नवनीत राणा के हस्बैंड है, वो एमएलए भी है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 20 से 15 दिनों के भीतर भीतर जो उद्धव ठाकरे हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है। अब ये बात उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू में कही है। जाहिर सी बात थी कि तमाम पब्लिकेशन में कैरी होनी थी वो खबर, और फिर उसके बाद 2-3 बड़ी पब्लिकेशन में ये खबर छप भी गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने ये बात कब कही है। 4 जून को रिजल्ट आना है और ऐसे में जो है रवि राणा ये बात कह रहे हैं। अब ये बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या ये जो कार्यकर्ता है इंडिया अलायंस के, जो इंडिया गठबंधन के, क्या उनके माइंड में कुछ कहानी डालने की बात है, या कोई ऐसा नैरेटिव सेट करने की बात है जिससे अपोजिशन जो है उसमें कोई ना कोई कहानी बने और बखलाहट आनी शुरू हो जाए, या फिर उनमें आपसी मनमुटाव शुरू हो। कई सारी ऐसी बातें हैं इसकी जो है कई बातें निकल सकती हैं, कई कहानियां निकल सकती हैं। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इसके पीछे ये जो बयान दिया रवि राणा ने इसके पीछे क्या लगता है। फिलहाल मैं बढ़ता आगे वीडियो में आगे कि फिर ये जो नैरेटिव सेट करने का मामला है या इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बयान से सुर्खियां जरूर बन गई हैं। अब सुर्खियां क्यों बनी है? क्योंकि 2019 में तो बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़ी थी। उसके बाद दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ वो सभी आप जानते हैं। फिर शिवसेना 2 हिस्सों में बटी, जिसमें बीजेपी का हाथ बताया गया और उद्धव ठाकरे ने खुल के बोला कि मेरी पार्टी को तोड़ दिया गया, मेरा चुनाव चिन्ह ले लिया गया। ये तमाम बातें हुई। उसके बाद जब 2024 का इलेक्शन चल रहा था तब नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र में आए थे। बहुत सारी उन्होंने रैलियां की। तब उन्होंने असली शिवसेना, नकली शिवसेना भी बोली, नकली संतान तक भी बात चली गई। फिर उसके बाद यूबीटी ग्रुप के कई सारे नेताओं में बहुत नाराजगी थी कि नरेंद्र मोदी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे नेताओं की तरफ देखें, जैसे मैं अमित शाह की बात कर लूं, गृह मंत्री हैं, वो भी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने और उद्धव ठाकरे को अपना मित्र बताया था कि वो हमारे मित्र रह चुके हैं और तमाम ऐसी बातें कही थी। तो ये क्या इशारा है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी निशाना भी साधते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो बाकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो जो है उनके बयान थोड़े से अलग दिखते हैं। और वो कहीं ना कहीं ऐसा उनको अंदाजा था कि अगर महाराष्ट्र में सीटों का नुकसान होता है तो उन्हें उद्धव ठाकरे की मदद लेनी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे जो है एक गेम चेंजर है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ग्राउंड लेवल पर उनके साथ लोगों का एक हुजूम दिखता है और जिस तरीके से अगर वोटों में कन्वर्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा सीटें जो है वो उद्धव ठाकरे की झोली में जा सकती हैं। और ऐसे में वो जिस भी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे उसे बहुत ज्यादा सीटों का नुकसान वो करवा दे, फायदा करवा देंगे। और जो अपोजिशन है, जो भी अपोजिट में रहेगा उसे नुकसान करवा देंगे, सीधी सी बात है। तो अब ये जो पूरा बयान रवि राणा ने दिया है उसका क्या मायने निकाला जाए, तो इसको देखते हुए खबर बन गई है। लेकिन रवि राणा ये भी कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी की थी अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी उसको लेकर के, शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी उसको लेकर के। अजीत पवार जो है एनसीपी से अलग होकर वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वो भविष्यवाणी उनके सच हुई उसका हवाला वो देते हैं। हालांकि भविष्यवाणी ये क्या है वो तो वही जाने। लेकिन ये जो कुछ बातें कहे हैं इससे एक बात तो साफ है कि भले उद्धव ठाकरे शामिल हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन इससे एक नैरेटिव सेट जरूर होता है। और इससे जो साइकोलॉजिकल असर है विपक्षी पार्टी पे उसका दबाव बनाने के लिए या उनके मन में कोई शंका जो है डालने के लिए भी इस तरह की बयानबाजी होती है। कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब दूसरे में बात कर लूं वही उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे ने कभी भी ये नहीं कहा है इस चुनाव में कि वो बीजेपी गठबंधन के साथ जा रहे हैं। यहाँ तक कि उल्टा ये हुआ है कि बीजेपी की तरफ से ये कहने पर कि हमारे खिड़कियां खुली हुई हैं हमेशा उद्धव ठाकरे के लिए, इस पर जो है उद्धव ठाकरे ने ये रिएक्शन दिया था एक रैली में जब वो रैली कर रहे थे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अब वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 100% सच है। अब जब ऐसे में वो जनता के बीच में तमाम रैलियों में कह चुके हैं तो फिर इस बात के क्या मायने निकलते हैं जो रवि राणा कह रहे हैं। अब आप सोचने वाली बात है। अब 4 जून के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान जो है इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में पहुंचाया है।
और उसमें जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो कह सकते हैं एक सेंध लगाई है, वो उद्धव ठाकरे ने लगाई है और एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान जो है वो होता दिखाई दे रहा है सीटों के मामले में महाराष्ट्र में। और इसीलिए जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें आप देखिए कि यूपी के बाद जो सबसे ज्यादा सीटों वाला स्टेट है वो है महाराष्ट्र, 48 लोकसभा सीटें हैं और उसमें जो है 40 पार का जो नारा लग रहा था एनडीए की तरफ से, वो चुनाव तीसरे चौथे चरण में पहुंचते पहुंचते वो शांत होने लगा। और अब तो एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है वो बीजेपी और एनडीए को नुकसान पहुंच रहा है महाराष्ट्र में। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो आप नेशनल टेलीविजन पे टीवी पे देख रहे होंगे, वो एग्जिट पोल जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखें तो उसमें 25 से 26 जो दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, वो असल में वो 20 के आसपास की सीटें हैं जो हमें यहाँ से बैठे बैठे जो आकलन दिखाई दे रहा है, जो हमने ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग की, हम अलग अलग शहरों में गए और लोगों से बात की और जो तमाम एनालिसिस हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं यहाँ से, 20 सीटों के आसपास, 21 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए गठबंधन सिमट रही है। और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सीटों का होता दिखाई दे रहा है वो एकनाथ शिंदे को दिखाई दे रहा है होते हुए, क्योंकि उनकी ज्यादातर उम्मीदवार जो है वो उद्धव ठाकरे की जो नेतृत्व वाली यूपीटी शिवसेना है उनके खिलाफ खड़े थे। और महाराष्ट्र में जो पब्लिक की एक सिंपैथी कह सकते हैं, सिंपैथी वोट जो गया है, जो एक वोटर्स थे, लॉयल वोटर्स शिवसेना के, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को जो है वो फेवर करते हुए दिख रहे हैं। उनके जो वोटर्स हैं वो उनको गए हैं। इसी वजह से उद्धव ठाकरे का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और इंडिया गठबंधन कांग्रेस, क्या ये सब लोग मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे या 4 जून के बाद जो है कुछ और खेला होगा? फिलहाल अभी के लिए तो हम इतना कह सकते हैं कि बीजेपी को और एनडीए को नुकसान तो महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा होने वाला है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब वही हम दूसरी बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार ने जो है उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली है एकनाथ शिंदे को और 4 जून से पहले ही चिट्ठी लिख करके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया हुआ है कि महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा के जो इलाके हैं वहां पर किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और पानी को लेकर, सूखे को लेकर के तमाम वहां पे किसान हो चाहे उनके पशु हो, सभी बेहाल है। ऐसे में उन्होंने एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है उनका ध्यान खींचने के लिए चिट्ठी लिखी है और तमाम जो प्रॉब्लम आ रही है उससे अवगत कराया है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने ये बात कही थी कि कई सारे सुझाव भी दिए थे और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से निवेदन भी किया था, सलाह भी दी थी उन्हें कि कम से कम महाराष्ट्र इस चुनाव के बीच में थोड़ा समय निकाल करके जो महाराष्ट्र के किसान हैं, जो मराठवाड़ा के जो इलाके हैं और वहां पर जो किसानों की हालत है उसको जरा ध्यान दिया जाए, उसमें सुधार किया जाए। और अभी जो मैं खबर पढ़ पाया, थोड़ी देर पहले मैं खबर पढ़ रहा था, वहां पे ऐसा भी लिखा हुआ था कि जो भी सरकार की तरफ से जो किए गए हैं, कदम उठाए गए हैं, वो काफी नहीं दिखाई दे रहे हैं और किसानों को काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल जो हो रही है, वो उसके बारे में लिखा था। मैं बता दूं इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी जो नाना पटोले उन्होंने भी जो है चिट्ठी लिख करके कांग्रेस को अवगत कराया था कि किसानों की हालत कैसी है। लेकिन अभी तक जो है जो महाराष्ट्र की सरकार है उनकी तरफ से जो उपाय किए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया था कि उन्होंने 4 महीने पहले ही रिपोर्ट देकर के ये बता दिया था कि अगर जरूरत समय रहते अगर सही तरीके से जो आने वाला जो सूखा है, जिस तरीके से पानी की किल्लत की समस्या बन रही है, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो आने वाले समय में सूखा जो है वो देखने को मिल सकता है, किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात 4 महीने पहले ही कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को बताई गई थी, ऐसा कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि ध्यान नहीं दिया गया और परिस्थिति ये बनी हुई है कि महाराष्ट्र में अब किसानों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बार बार अपोजिशन की तरफ से चिट्ठी लिख करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बात उठाए जाने के बाद भी जो सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है, जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है वो नाकाफी है और उस पर जो है और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये तमाम बातें जो है कांग्रेस और शरद पवार की तरफ से कही गई। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कब जो है इस पर अमल किया जाता है और क्या कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसानों को राहत मिलती है। फिलहाल 4 जून को रिजल्ट आने वाला है और 4 जून के पहले ही महाराष्ट्र की सियासत जो है अलग अलग तरीके से शुरू हो गई है और अलग अलग जो नेता है, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के हो, सभी हर तरह के माइंड गेम भी खेलने लगे हैं और किस किस तरीके से जो है राजनीतिक बिसात बैठेगी इसका अंदाजा अभी से तो लगने लगा है। लेकिन असली जो कह सकते हैं जो रियल फैक्ट चेक जो आपको मिलेगा वो 4 जून को रिजल्ट के साथ मिलेगा और उसके बाद महाराष्ट्र की क्या तस्वीर बनती है वो आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।